नमस्कार आप सभी को। आज हर भारतवासी गर्वित है और पुलकित है और कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ऐसे ही साक्षात गुरु न जाने सदियों से भारत भूमि में अपने शिष्यों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात हो और उसमें किसी एक राज्य से एकमात्र शिक्षिका का चयन हो और वह भी धोरों के ऐसे प्रदेश में जहां पर कभी पानी की बूंदों का नाम नहीं सुना था, लेकिन उस क्षेत्र में अनायास ही बाढ़ आ जाती है। एक ऐसी ही शिक्षा कर्मी है गीता जी माली, जिनके नाम सुनते ही सारे शिक्षक समुदाय का जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज हमारे बीच में है गीता जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सागर जी। आप राजकीय शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालय स्वरूपवाणी मालियों का वास सरका पार बांद्रा, जो कि बाड़मेर से थोड़ी दूरी पर स्थित है, वहां पर कार्यरत है। जितने भी लोग देख रहे हैं आज आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हम शुरुआत ये करना चाहते हैं कि ये गीता माली पढ़ाई से शुरुआत में कैसे जुड़ी? जी, थैंक यू सर। मेरी पढ़ाई की मैं बात करूं सर, तो मेरा गांव पियर पक्ष शिव से मैं बिलोंग करती हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक प्रारंभिक स्कूल बालिका स्कूल से शुरू हुई थी। वो भी मेरी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं थी। मैंने कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई उसी स्कूल में की थी। जब बरसात के मौसम आते और खेती बाड़ी का मौसम आता तब हमें स्कूल नहीं भेजते थे, और विशेषकर बालिका शिक्षा पर इतना था नहीं। मैं तो कह रही 2020 में भी ये शिक्षा बालिका शिक्षा पर इतना फोकस नहीं है। तो मैंने 1997 में 8वीं की थी। कहने का मतलब है 20 साल पहले। वहाँ उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, तो मेरी पढ़ाई बहुत अभाव भरी थी, पर इतना था मुझे कुछ करना है, पढ़ना था। जब मैं बालिका स्कूल में गई थी तो मेरे अध्यापिकाओं को देखकर ऐसा लग रहा था, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा और उनका स्टैंडर्ड देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी कि मुझे भी ऐसा एक बनना है। तो मैंने वहीं उसी स्कूल से मैंने 8वीं पास की। 8वीं पास करने के बाद पास में स्कूल थी नहीं, तो पापा से मैंने रिक्वेस्ट की मुझे और पढ़ना है। तो पापा ने कहा नहीं बेटा इतना खूब है। और उस टाइम पापा का कोई दोष नहीं था। उस टाइम सामाजिक परिस्थितियाँ थी, तो वो सामाजिक परिस्थितियाँ हमारे आड़े आ रही थी। तो ऐसे करके मेरे 2 साल के बाद मेरी शादी हो गई थी। 15 साल की एज में शादी हो गई थी। मैं कोई नहीं पापा, जब ससुराल जाऊंगी तब मैं पढ़ लूँगी। तो आगे मैं वहाँ आई तो भी ऐसा कुछ पढ़ाई का माहौल था नहीं, पर पढ़ने की जिद थी, आग थी, जज्बा था, इसलिए मैं आगे पढ़ी हूँ। आज मैं बात करूँ पढ़ाई की, तो मैं आज STC हूँ, B.Ed हूँ और MMA मेरी रनिंग है। थैंक यू सर। वास्तव में वाकई बहुत गर्व का विषय है। और गीत एक शिक्षिका भी अपने समय में शिक्षिकाओं को देखकर प्रभावित हुई। आपने बताया 97-98 में आपकी 8वीं हुई, उसके बाद में पढ़ाई छूट गई। शादी आपकी कब हुई? उस 8वीं के कितने वर्षों बाद आपकी शादी हुई थी? हाँ, 8वीं के बाद 2000 में मेरी शादी हो चुकी थी, और 2001 में मेरा बेटा हुआ, और 2001 में मैंने 10वीं की जिद करके। वो मैंने 10वीं की बात करूँ, मैंने 10वीं कैसे की, क्यों ससुराल वाले पढ़ाई के पक्ष में थे नहीं। तो मैं 1 साल में मतलब 8 माह में ससुराल में रहती थी, और पढ़ाई के दिन मैं पियर आती थी। और पढ़ाई का तरीका मेरा ये था, जब मैं मेरे घर से 2 किलोमीटर पानी न जाती थी तो मैं किसी महिलाओं के साथ नहीं जाती थी। धूप भरी दोपहरी में निकलती थी, और आते और जाते वक्त पढ़ती थी, और छोटी छोटी पर्चियाँ काट के मैं कपड़ों में छुपा के पढ़ रही थी। और ज़्यादातर मैं खेत में जाती और खेत में वहाँ पढ़ती थी। ऐसे करके मैंने 10वीं की। 10वीं करने के बाद में शिक्षा कर्मी बोर्ड की एक टीम गठित होकर आई, उसमें मेरे पापा चयनित थे। तो मेरे पापा ने मेरा हौसला देकर मेरी टीम को मेरे घर लेके आए ससुराल। तो वहाँ उनको समझाया। ससुराल वालों ने तो मना ही कर दिया था स्पष्ट कि यदि एक आपकी बेटी टीचर बनकर नौकरी करेगी तो मेरा बेटा क्या आपकी बेटी के घर का काम करेगा। तो ऐसे उनको समझाने के बाद में टीम वालों ने समझाया और यस हुआ। बाद में मेरी वहाँ शिक्षाकर्मी टीचर के रूप में मेरी ज्वाइनिंग हुई, और मैंने एक पेड़ के नीचे स्कूल शुरू की, और आगे की जर्नी ऐसे ऐसे अभाव में चलती गई। उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ती गई। उसी परिस्थिति में थैंक यू बोलती हूँ मैं शिक्षाकर्मी बोर्ड को, क्योंकि मेरे को पढ़ने का मौका और मिल गया। मैं बच्चों को पढ़ाती थी और बच्चों के साथ मैं भी पढ़ रही थी। क्यों 8वीं पास वालों को इतना नॉलेज था नहीं, मैं तो जोड़ बाकी बच्चों के साथ में रहकर सीखा और सिखाया।
ऐसी जर्नी शुरू हुई। और बाद में 2004 में मैंने 12वीं की। 12वीं करने के बाद में शिक्षा कर्मी बोर्ड ने डिसीजन लिया, जिसने 12वीं पास किया उनको पत्राचार से हम STC करवाएंगे। तो उनका थैंक यू है भारत राजस्थान सरकार का, जो हमें निःशुल्क पत्राचार से BSTC करवाई। BSTC करने के बाद में जब मैंने ऐसे ट्रेनिंग देखी, कहते हैं ना ट्रेनिंग में ही पावर होता है। एक ट्रेनिंग लेना, एक ट्रेनिंग देना कुछ नहीं होता। ट्रेनिंग लेकर कुछ अपने बच्चों पर, अपने खुद पर अप्लाई करो ताकि रिजल्ट आए। तो मैंने वो ट्रेनिंगों से सब कुछ देखा और मेरा आगे पढ़ने का यही रवैया जारी रहा। थैंक यू। 97-98 में 8वीं परीक्षा पढ़ाई छूटती है, ससुराल 3 वर्ष बाद ससुराल और फिर 10वीं करते हो, और उसके बाद में आपकी शिक्षा कर्मी के रूप में चयन, फिर आपकी 12वीं और पत्राचार के साथ B.Ed कर लेते हो। मैं शिक्षा की बात करूं, आपने अभी कहा कि आप MA कर चुके हैं, एक नहीं बल्कि 3 विषयों में आपने MA भी कर लिया है। जब आपने शिक्षा कर्मी के रूप में ज्वाइन किया था तो निस्संदेह आप अकेली ही शिक्षिका थी। आज उसके बाद में जब आप एक शिक्षिका थी और पेड़ के नीचे पढ़ाती थी, उसके बाद और आज की स्थिति, पहले हम बात करें विद्यालय में क्या परिवर्तन हुआ है भौतिक रूप से? जब मैंने पेड़ के नीचे स्कूल शुरू की थी ना, तो हमारे क्या माली समाज में ऐसा ही होता है भाई, एक साथ शादी होने के बाद दूसरे साल उनके कोख में या गोद में बच्चा होना जरूरी है, नहीं तो उनकी महिला की कोई इमेज नहीं रहती है। तो जैसे मैंने 2002 में स्कूल शुरू की, उस टाइम मेरे कोख में बच्चा था, मेरे सिर पर पानी का मटका था और मेरे काख में मेरे बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर था। वहाँ से मैंने शुरू की। ऐसे करते करते मेरे 1200 सैलरी से मैं शुरू की। तो 2 साल में मेरे बच्चे 75 पहुँच चुके थे सर। तो बच्चों के देखो, बाड़मेर के परिस्थिति वाला और शिक्षा से पिछड़ा हुआ जिला है, तो उनको थोड़ा सा करने में मेरे को थोड़ा सामना करना पड़ा। बाद में मैंने 1200 सैलरी करके 3 महीने की सैलरी से मैंने एक कच्चा कक्ष बनाया या रूम बनाया, स्प्रे वाला बनाया, उसमें शुरू की। उसी दौरान 2006 में जो बाढ़ आई, बाढ़ में मेरी स्कूल ध्वस्त हो गई थी और मेरे स्कूल में जो अध्ययनरत बच्चे थे 15 बच्चे मेरे पानी से बह गए थे। उस टाइम तो मैं एक बार और टूट गई थी। अब कुछ नहीं करना मुझे, जो है भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है तो लेने दो, और मैं अब कुछ नहीं करूँगी ऐसे कर। फिर भी ऐसा कोहराम तो मचा हुआ था कि अब आधे फैमिली के बच्चे थे। ऐसे करते मैं टेंटों में स्कूल शुरू हुई। वहाँ पढ़ाने का कोई जरिया था नहीं, तो मैं भीगी हुई रेत से घरौंदे बनाती और बच्चों को मिट्टी से सिखाती, रेत पर लिखकर सिखाती थी। ऐसे हवा में लिखकर ऐसे मैं सिखा रही थी। थोड़ा सा आइडिया आया जो प्रशासन ने हमारी राशन सामग्री भेजी थी, तो वो पेपर पड़े थे, उस पर मैंने जैसे पार्ले बिस्कुट ही देखे थे, ज़्यादातर वहाँ आए थे, तो मैंने पार्ले बिस्किट के ऐसे रेफर काट के उसमें पार्ले स्पेलिंग इंग्लिश पढ़ाना सिखाया और हिंदी पढ़ाना सिखाया। जैसे इतने में यूनिसेफ वालों ने हेल्प की थी। बाद में जैसे वापस 2 साल मतलब 2009 में मेरी स्कूल वापस स्थापित करनी थी, तो ज़मीन थी नहीं। तो ज़मीन नहीं थी तो गवर्नमेंट की थी नहीं, तो ससुराल वालों का ज़मीन दो, तो उन्होंने बोला भाई नौकरी वापस दे दो, कि ज़मीन है नहीं, हमारी पुश्ते नहीं ज़मीन, और खातेदारी ज़मीन कोई किसी गवर्नमेंट को डोनेट नहीं की जाती। उसमें भी मेरे 5 बेटे हैं, मेरे ससुर के 5 बेटे हैं, कैसे दे? तो मैंने उनको रियलाइज़ किया मैं 5 में से एक बेटे का हिस्सा है, मैं एक बहू होने के नाते मेरा भी अधिकार है, मेरे हिस्से वाली हो मेरे को 3 बीघा डोनेट करो। जैसे उस हिसाब से मेरे स्कूल के नाम से ज़मीन डोनेट करवाई, और आज उसी स्कूल में आज मेरी स्कूल हरी भरी है और 250 समथिंग पौधे भी पनप रहे हैं और 80 का नामांकन भी वर्तमान में है। और बच्चे उस स्कूल से 3 बीघा ज़मीन में जो 6 माही खरीफ की फसल बाजरे की होती है, उसी में मैं ना जाने कितनी बच्चों को मैं आगे पहुंचा रही हूं। जैसे स्काउटिंग है, मेरे प्राइमरी स्कूल बुलबुल चल रही है, बहुत अच्छी लड़कियों की चल रही है यूनिट। और मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट पर शौक है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो मैंने मेरे स्कूल में CCRT सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रोग्राम होते हैं जो ऑल इंडिया में 4 सेंटर है, तो मैंने वहाँ से उदयपुर ट्रेनिंग की 12 दिन की, उसमें को आर्ट एंड क्राफ्ट ही मैंने सब्जेक्ट चुना, उससे मैं सीख के वापस आई। तो मैंने मेरे 2 बच्चों का, एक संगीत में और एक पेंटिंग में, स्कॉलरशिप के लिए मैंने उनकी फॉर्म भरा और उनका फॉर्म भरने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आया। मैं उन बच्चों के साथ अहमदाबाद तक मैं साथ में गई और इंटरव्यू दिला के आई। सब मेरे पैसों से करवाया, क्योंकि बच्चे मेरे भगवान के रूप है, मैं बच्चों के लिए जिंदी हूँ। तो आज उनको स्कॉलरशिप मिल रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मेरे कर कमलों से कुछ कर रही हूँ। थैंक यू सर। एक स्कूल
जो कि शुरुआती आप अपनी तनख्वाह से उसमें छप्पर बनाती है, और वो छप्पर भी बाढ़ में बह गए, और न सिर्फ छप्पर बह गए बल्कि 15 विद्यार्थी भी बह गए। बहुत दुखद घड़ियों से आपने वापस हौसला जुटाया। आज और शिक्षक हैं या अभी भी आप अकेले हैं? नहीं, हमारे साथ एक शिक्षा कर्मी टीचर और है, और एक पोस्ट खाली भी है, और 3 साल से खाली है, और हम 2 हैं। हम लोगों ने सबने फोटो देखा है आपके स्कूल का, बहुत खूबसूरत फोटो है। तो शायद ये कल्पना नहीं की जा सकती कि पहले क्या स्थितियाँ रही होगी। अब जब लोग देखते हैं तो अभी जो दृश्य है वो देखते हैं। इसके अलावा आपके परिवार ने फिर ज़मीन डोनेट की उनके लिए, बहुत सारे आपने और एक्टिविटीज़ की बात की। सबसे पहले हम जो आपका महत्वपूर्ण बिंदु है स्काउटिंग, उसको सबसे पीछे रखते हैं। उससे पहले दूसरी बातों पे हम गौर करते हैं। जब हम गीता माली का नाम बाड़मेर क्षेत्र में सुनते हैं तो कहीं ना कहीं लड़कियों को प्रशिक्षण देती हुई मिल जाती है, और वो भी किसका? आत्मरक्षा के गुर। ये आत्मरक्षा के गुर कोई, जब आपके फोटोज देखते हैं तो ग्रामीण वेशभूषा में कभी गायों को आप दूह रही हैं, कभी चूल्हे पे खाना पका रही हैं, कभी गोबर थेप रही है, और वही आत्मरक्षा का प्रशिक्षण, ये कैसे सीख लिया आपने, और कितना जोश रहता है बच्चियों को सिखाते समय आप में? जी सर, वैसे तो पहले मेरे को इतना पता नहीं था, तो मैंने एमए किया था, तो मैंने सोचा मैं सामाजिक प्राणी होते हुए, समाज में रहते हुए मैं समाज को जानूं। ये इतनी घटनाएं हो रही थी। जब मैं ससुराल गई तो मेरे सराउंडिंग एरिया में मैंने उसी साल 2 आत्महत्या महिला ने की थी, तो मेरे को वो बहुत दुख हुआ उनकी, कि छोटे छोटे बच्चे पालने में थे, हम भी वहाँ गए थे। तो उस दिन ही मैंने तय किया आखिर, और उसी साल में जब ससुराल आई थी, मेरे पापा ने, मेरे दादा ने कहा था कि बेटा, वो कहते हैं ओढ़बा मत लेना आना, के मार के आना, मर के मत आना। तो वो मेरे माइंड में पहली तो आज भी है कि खुद सक्षम रहना, कहने का मतलब खुद सक्षम रहना। तो ये आइडिया जब सुन रही थी ना, तो पहले तो मैंने समाज शास्त्र से भी समाज को पढ़ी, समाज है क्या। समाज सिर्फ शब्द ही था मेरे पास, समाज की परिभाषा क्या थी, इसलिए मैंने समाज शास्त्र को पहचाना। समाज शास्त्र पहचानने के बाद में मैं सोचा ये भी एक वर्ल्ड होता है, एक दुनिया होती है, कि दुनिया में ऐसा होता है। मैं दुनिया क्या है, दुनिया को जानने के लिए मैंने भूगोल सब्जेक्ट से एमए किया। वैसे दुनिया देखने के बाद में भी ऐसे स्कूलों में मैंने सुन रही थी, जैसे बलात्कार का मामला हो और महिला अत्याचार हो, और एक और भी चला था गुड टच बैड टच। उनको मैंने एक बार सुना, पढ़ा, उनके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, हम बच्चे कैसे, हमारे बच्चों को कैसे बचाए। तो हमने सर्च किया, कहीं विभागीय पे पूछा तो कैसे ट्रेनिंग होती है, तो मैंने ट्रेनिंग लिया। भाई खुद पहले तैयार हो जाए, क्या पता कल हमारे भी साथ में हो सके। बच्चे तो दूर है, हम बच्चों से बड़े हैं, तो भी इतनी पढ़ताड़ी थे, इसलिए मैंने ट्रेनिंग के बाद में उनको बारीकी से समझा। आज मैं लगभग 6 स्कूलों में और 60 दिन का प्रशिक्षण दे चुकी हूँ, और आगे भी मेरे जहाँ मैं जाती हूँ ट्रेनिंग में ये छोटे छोटे टिप्स लेके जाती हूँ, बस कैसे बचना है। हाँ, उनके आई कांटेक्ट में बात करते हुए अपन को कैसे चकमा देना है, ऐसे निकलने के लिए मैं छोटे छोटे टिप्स भी देती हूँ। और मेरी बच्चियाँ भी स्कूल से घर आती पहले डरती थी, जैसे खेतों में कोई ऐसे कपड़ा ऊपर करता तो कि भूत आ गया या पीछे पड़ गया, तो अब बच्चियाँ नहीं डरती है। और बच्चों को ये बता दिया अपन को, यदि ऐसा हो जाए तो मन में आंखें बंद करके बैठना नहीं है, शोर करना, ताकि आस पड़ोस वाले भी सुन सके। शिक्षा कर्मी, शिक्षा देना तो एक पेशा है, साथ में आपने आत्मरक्षा के गुर, इसके अलावा आप सिलाई, कढ़ाई, गीत, नृत्य, आर्ट क्राफ्ट, खेल कूद, कोई ऐसा क्षेत्र है जो छूट गया है और आप करना चाहती है कि ये मेरे से पीछा रह गया? जी सर, हाँ, मेरे को ना सपना मेरा था घुड़सवारी और मेरे पिस्तौल चलाना। तो अभी मैंने राइफल के लिए लाइसेंस की बात चल रही है और होने वाली चंद टाइम में। बस मेरे को सेफ्टी के लिए ये था, और एक शौक ये था, और बाकी तो आर्मी में जाना का शौक था मेरे को। कोई भी आर्मी हो, जैसे एक नहीं है, जैसे आर्मी में बात करें एयरफोर्स और बीएसएफ है, और जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये तीनों में था। अब मैं नहीं कर पाई क्योंकि एज के अकॉर्डिंग होता है, तो वो मैं नहीं कर पाई। अब मेरे 2 बच्चियां हैं, वो करना के उत्सुक है, वो उनको बताया है, उनकी स्टोरी बताई, ये चीज़ें होती है। तो मेरा सपना यही है, और मेरे बच्चों को इस फील्ड में डालना है। क्या बात है। ये गीता माली
कितनी सारी गीता मालियों का सपना लेके आगे चल रही है। कितनी ऐसी बच्चियां हैं जिनका सपना घुड़सवारी का होगा। तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि यही शिक्षिका आपकी और प्रेरणा स्रोत बनकर उभरेगी। और जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की सर्विसेज हैं जहां पर महिलाएं और लड़कियां जा सकती है, वो सारे सपने आपने देखे थे। लेकिन बहुत सारी गीता माली ऐसी थी जो कि वो सपने देख के रह गई। लेकिन आने वाली जनरेशन उन सपनों को पूरा करे, ये सब आप चाहते हैं। शुरुआती दौर अलग था। अब जब आप इतने उत्साह के साथ 17-18 वर्षों से काम कर रहे हैं, अब आपके परिवार का साथ और उनकी सोच किस प्रकार की है? जी सर, और वो परिवार की सोच मतलब 2-3 साल ये सब मेरे साथ में मन मुटाव और आना जाना। मैं शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी, फिर भी घर वाले मेरे को अकेले एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में अकेले नहीं जाने देते थे। बाद में वो हमारे एक सासू माँ साथ में ही रहते एनी टाइम गार्ड की तरह, तो जहाँ जाती वहाँ साथ में रहती। वहाँ वहाँ जो आ रही थी ना अदर महिलाएं, उनको देखकर मेरी सासू माँ मोटिवेट हो गई कि वास्तव में वो भी आ रही। वहाँ ज़्यादातर आ रही तो वो अनमेरिड थी, वो बाहर की थी, ना कि अपने बाड़मेर की थी। अलग अलग मतलब अलग 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 एरिया से आ रही थी, बहुत दूर दूर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से आ रही, जबकि मैं तो 20-25 किलोमीटर ही दूर जा रही थी। उनको देख देख कर उन्होंने ठीक है कि सब अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, अच्छा काम है, अच्छे कर रहे हैं, इनका कोई डर नहीं है। तब मैं अकेली जाने लगी हूँ। अब तो बात क्या करूँ, आपको पता है हम आपके साथ तो विदेश भी जाके आए हैं। और अब मेरा साथ सब घर वाले भी दे रहे हैं और पेरेंट्स भी दे रहे हैं और गांव वाले भी दे रहे हैं। मैं शुक्रिया करता हूँ इन सभी समाज का जो मेरा साथ दे रहे हैं। एक व्यक्ति की सफलता में बहुत सारे लोगों का साथ होता है, और यकीनन कोई भी व्यक्ति अकेला सफर तय तो करता है, लेकिन वो सफर खूबसूरत तभी होता है जब सब लोगों का साथ मिलता है। लेकिन अभी आपने जिक्र किया, आप विदेश की यात्रा भी कर चुकी हैं साहसिक भ्रमण के रूप में। देश के बहुत सारे कोनों कोनों में, अलग अलग राज्यों में आप जा चुकी है। जब वो लिस्टें निकलती होगी तो एक आध महिला का इनाम होता होगा। कैसे साहस जुटा लेती हैं आप? डर नहीं लगता कि अकेली महिला दूसरे देश में जाना कैसे संभव हो पाएगा? ये साहस और जज्बा कहाँ से, हिम्मत कहाँ से आती है? ये तो सर खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब मेरा तो ये थॉट था कि हम पहले थोड़ा सा घर में पड़ताड़ित होते थे ना, तो वही होता कि जब जन्म इस दुनिया में अकेले आए और जाएंगे तब इस दुनिया से अकेले जाएंगे, साथ नहीं था तो इस दुनिया में रहते हुए हमें किस बात का डर है। खुद पर विश्वास था, मैं सही हूँ, मैं सही वे जा रही हूँ, तो दुनिया मुझे कोई हिलाने वाला उनके मायक लाल नहीं है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का रूप ही नारी है। तो वाकई में हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का और वहां से लेकर एक परंपरा महिलाओं की सुनते थे, वो परंपरा थमी नहीं है। आज भी आपके दाएं बाएं हर जगह कहीं ना कहीं इस रूप में मिलेगी जिस रूप में गीता माली है। अब हम बात करते हैं स्काउटिंग की। स्काउटिंग से आपका जुड़ना किस प्रकार से हुआ और कब आपने सुना और किस रूप में आप जुड़ी पहले तो? जी सर, हाँ, क्यों मैं जब स्टडी की थी ना, तो ना तो मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नसीब में हुई, ना कॉलेज हुई, और बाकी वाले तो बात करें क्या, एनजीओ के हो या कोचिंग सेंटर की तो था नहीं। तो मैं स्कूल में जा रही थी और ट्रेनिंग में जा रही थी, जहाँ मुझे न्यूज़पेपर मिलता था, उसमें शिक्षा और शिक्षक, जहाँ शिक्षा और शिक्षक लिखा हुआ देखती, वो कटिंग लाती और वो मैं मेरी एक डायरी बनाती, उसमें लगा देती, यूँ लगा देती, कटिंग की खो जाती थी तो डायरी नहीं खो जाती। मेरी स्थायी एक हथियार बन गया था। मैं जहाँ जाती, जैसे लोग मिलते मेरे को, उनको यही बताती, सर इनके बारे में कुछ नॉलेज, ट्रेनिंग में हो या मीटिंग में हो, चाहे रास्ते में मिलते हुए भाई ये टीचर है, तो उनसे बात करती, सर ये इनके बारे में थोड़ा नॉलेज। ऐसे ऐसे करते करते मेरे को स्काउटिंग वाला रास्ता मिला और मैं वापस यहाँ बाड़मेर में जब ज्योति रानी महात्मा मैम थे तो मैं वहाँ मिली, तो उनसे चर्चा हुई। उनको देखकर, उनकी यूनिफॉर्म को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई। मेरे लिए एक सपना था, भाई नौकरी करनी है तो वर्दी वाली, तो मेरे लिए मेरी वर्दी थी। तो मैम से पूछा तो मैम ने ये प्रोसेस है, तो मेरे को बताया कि भाई बेसिक कोर्स माउंट आबू होता है और अकेला जाना पड़ता है। तो मैं सर मैम डर ने, आप मुझे रास्ता बता देना, बीच में गाड़ी चेंज करनी है या नहीं करनी है, क्यों गाड़ी चेंज करने वाला थोड़ा मेरे को डर था। तो कि नहीं, इतना ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ गाड़ी चेंज होती है वहीं बैठना होता है, इतना कुछ नहीं है। तो मैंने अकेला ही बेसिक कोर्स करने के लिए माउंट आबू गई। वहाँ कोर्स करने के बाद में, और जैसे है ना, कोई परिस्थिति हमें बिखेरती नहीं, निखारती है।
कहते हैं ना परिस्थितियां, कि मैं तो कहती हूँ, मैं ज्यादा प्रकृति पर विश्वास करती हूँ कि कीचड़ में कमल खिल सकता है, कांटों में गुलाब खिल सकता है, तो और परिस्थिति में गीता भी खिल सकती है। और घर में जब प्रताड़ित होता था ना, तो क्योंकि जो काम करते हैं उनको सासू माँ डांटी देती है, तो ज्यादातर मेरे को कहता कि मैं स्कूल जाती हूँ वापस आती हूँ, मैं देवरानी को कुछ नहीं कहता। तो मैं यही सोचती थी, मैं जिस पेड़ पर फलों से पेड़ लदा हुआ है, उन्हीं पर पत्थर पड़ते हैं, तो क्या पता मेरे समय वो गुण है, इसलिए मेरे को कहा है जिस पर जो ठूंठ होता है उस पर कोई नहीं कहता। तो मैं सामने वाली को ठूंठ मानती, खुद को हरी भरी फलदार पेड़ मानती थी। क्या बात है। और ये जो फलदार पेड़ है उससे न जाने कितने लोग प्रभावित हो पा रहे हैं। और फिर उसके बाद में स्काउटिंग का सफ़र आपका बहुत रोचक है, जैसा कि हम सब ने सुना। छोटी छोटी बच्चियां, शायद वो भी गीता माली की तरह 8वीं से पहले स्कूलें छोड़ देती, लेकिन आज वो नेशनल स्तर पे जाती है और जीत के आती है। लेकिन वहाँ भी देखते हैं तो आप साथ ही होती है। आप स्काउटिंग में कैसे हैं, ये बात हम आपसे थोड़ी जानेंगे। तो हमारे बीच में जिला मुख्यालय बाड़मेर, राजस्थान राज्य भारत स्काउट के सर्किल ऑर्गेनाइजर श्रीमान योगेंद्र सिंह जी राठौड़ मौजूद हैं। तो योगेंद्र सिंह जी को हम आमंत्रण दे रहे हैं कि हमारे साथ इस वार्ता को आप ज्वाइन करें। और जी सर, हाँ, बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत सारी बधाई कि आपके स्काउटिंग की एक गाइड ने न सिर्फ बाड़मेर का बल्कि राजस्थान का नाम रोशन किया है और संपूर्ण शिक्षक समुदाय का भी नाम रोशन किया है। जब पहली बार आपने खबर सुनी थी तो कैसा महसूस किया था सर? खबर किया जब मैडम तैयारी कर रहे थे तो भी हमें पूर्ण विश्वास था कि जिस लगन से मैडम तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा। और राज्य स्तर पे चयन हुआ तब भी हमें पूरा विश्वास था कि जिस रूप में मैडम कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नेशनल लेवल पर भी अवार्ड जीतेंगे, पर महिला और वो भी अकेले। और वास्तव में स्काउट गाइड के अलावा पूरा जो बाड़मेर जिला है और पूरा राजस्थान है, सभी के लिए बहुत बहुत गर्व की बात है कि, और विशेष रूप से बाड़मेर के लिए इसलिए और स्काउट परिवार के इसलिए कि एक जो राजस्थान का गौरव कहें जिनको गीता जी को, वो हीरा हमारे गाइड विभाग में और वो भी बाड़मेर को मिला है। इसके लिए गीता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो चयन करता है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वास्तव में उन्होंने एक ऐसा हीरा चयन किया है जिसका वास्तव में वो हकदार थे। बहुत शोर सुनते हैं पहलुए दिल में, जब चीरते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन ये एक ऐसा है जहाँ कोई शोर नहीं था। एक पता नहीं छोटी सी स्कूल और वहाँ पर अकेली एक भागती दौड़ती शिक्षिका बच्चियों के बीच में, और धीरे धीरे इस मुकाम पे पहुँच जाती है कि आज ये नाम किसी के लिए भी अनजाना नहीं है। स्काउटिंग के कैंपों में बच्चियों के साथ आती हुई और वहाँ काम करती हुई गीता माली को आप जब देखते थे तब आप क्या सोचते थे, और गीता जी का सफ़र कैसा रहा है आपकी नज़र में? वास्तव में स्काउट गाइड की गतिविधि क्या है, कैसे है, वो सब पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित है। पर जो गीता जी जिस स्टेज पे जो बच्चों को ला रहे हैं वो एक सबसे छोटा जो हमारा कब बुलबुल वाला ग्रुप है उसकी आप प्रभारी है। उसमें सिर्फ 5-6 साल से बच्चा और 6 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चियां उसमें भाग लेते हैं। तो 6 वर्ष का जब बच्ची कैंप में आती है तो उसका आप भी अनुमान लगा सकते हैं, जिसको खाना खाना नहीं आता है, मुंह धोना सही से नहीं आता है, तो उन बच्चों की लाने की, और वो भी नेशनल लेवल तक के कैंपों में आप लेके गए हैं। ट्रेन में सफ़र कैसे करना है, ना बच्चों को उतरना आता है, ना सीट का पता है, कैसे क्या खाना है, क्या खिलाना है, किस बच्चे की किस में रुचि है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको अलग अलग यूँ होता है कि मेरे को ये पसंद है, ये है, मम्मी की याद आ जाती है। उन सब को, क्योंकि छोटे बच्चों की एक्टिविटीज़ को कराना वास्तव में बहुत बड़ा कार्य है। उसमें हमारे जिले लेवल पे तो है ही है, अभी जो राज्य स्तर का कबुलबुल उत्सव हुआ था उसमें भी आप लेके गए हैं, और गोल्डन एरो के आज ही
आवेदन मैडम इतनी भागा दौड़ की चल रहा है, फिर भी मैडम को समय निकाल के पिछले 5-4 दिन से फिर भी समय निकाल के आज गोल्डन एरो के भी 17 आवेदन, वास्तव में 17 आवेदन कोई मामूली बात नहीं है। एक जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 17 लोगों को नेशनल अवार्ड के लिए बच्चियों को सम्मानित कराना, और जिनके छोटे छोटे बच्चे, और वास्तव में एक बच्चा घर में, परिवार में अगर किसी के 2 बच्चे होते हैं तो कहीं पेरेंट्स कहते हैं कहीं ले जाना हो या शादी में ले जाना हो तो मना कर देते हैं कि बच्चों को कौन संभालेगा। तो वास्तव में 10-10, 12-12 बच्चों को कहीं कैंपिंग में ले जाना तो एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम है, और पेरेंट्स की जिम्मेदारी, पेरेंट्स भी बार बार कॉल करते हैं, उनकी भी सुनना, फिर बच्चों की जो बार बार कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कई बार उनकी और भी कई समस्याएं होती है, फिर भी आप उनको लेके वास्तव में ये कार्य करते हैं, इसलिए बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। वास्तव में मैं सभी से निवेदन करूंगा कि गीता जी से प्रेरणा लेके आप भी ऐसे कार्य, क्योंकि शिक्षक के साथ साथ आप समाज के एक ऐसे व्यक्ति हैं जहां से आपको हर कोई अच्छे नजरिए से देखता है, तो आपसे बहुत अपेक्षाएं होती है। तो पढ़ाना, एक आम शिक्षक और अलग शिक्षक बनने में क्या कार्य करना पड़ता है, सामाजिक जो गतिविधियां हैं, स्काउट, एनसीसी, एनएसएस जो भी है, जहां आपको जिसमें मौका मिले आपको जरूर जुड़ना चाहिए, और गीता जी से प्रेरणा लेके आप भी हमारी जो स्काउट गाइड की गतिविधि है उसमें आप जुड़ें और नए मुकाम प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जी सर, फिर वापस हम लौट आते हैं गीता जी पर, और बहुत सारे लोग लाइव आपको बधाइयों का तांता लगा हुआ है, जो व्यक्तिगत रूप से और मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से आपके संदेशों से मोबाइल भर गया होगा, उसी में भी यहाँ पर आए हैं। जो दर्शक हमको देख रहे हैं, आपसे भी ये अनुरोध है कि यदि कोई आपका प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि गीता जी से उस प्रश्न का उत्तर ले पाए। गीता जी, जो संपूर्ण शिक्षक समुदाय है, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे वो महिला वर्ग हो, आप क्या कहना चाहते हैं? जो साथ वाले हैं उनसे कोई संदेश? हाँ, वैसे तो मेरी रुचि ज़्यादातर बालिका शिक्षा पर और महिला शिक्षा पर है। कहता है ना, 10वीं में या 12वीं में मेरिट में जब बेटा आता ना तो एक घर को खुशी होती है, और ज़्यादातर बेटे को महत्व देते हैं। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ और भगवान से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगले जन्म मुझे भी महिला का जन्म दी। मैंने कई बार मैं फेसबुक पर चढ़ा चुकी हूँ, तो क्योंकि महिला जब सक्सेस होती है ना तो 2 घर की खुशियाँ होती है, दुगनी खुशियाँ बहुत मुझे अच्छी लगती है। और मैं यही कहना चाहूँगी, अपन कोई काम करते हैं ना तो अपने एक की या तो परिस्थिति को आड़े लाते हैं, और एक कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहती हूँ सक्सेसफुल के पास में 24 घंटे और फेलियर के पास में 24 घंटे। उस 24 घंटों को अपन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो तो अपने हाथ में है ना। अपने लिए अलग 24 के 26 घंटे होने वाले हैं नहीं, इसलिए आपको टाइम को ना देखे, घड़ी को घड़ी ना देखे, बस अपने को उदय से अस्त देखना चाहिए। और ज़्यादातर अपन के टाइम से पहले सो जाते हैं और उठना बाद उठते हैं। सोने के लिए भगवान ने रात बनाई है, प्रकृति का नियम सभी के लिए लागू है। और क्या कहते हैं कि कोई काम करने निकलते हैं तो लोग क्या कहेंगे, मैं तो कहती हूँ ये दिमाग से निकाल दो कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग ये निकाल दिया ना तो अपन सक्सेस है। मैं पहले भी मैं ही सोचती थी, पहले मैं कांच का टुकड़ा था, आज पता नहीं कैसे कांच का टुकड़ा वो हीरे में बदल गया है। जब मेरा ये रिजल्ट आया तो वो राजस्थान से इतने फ़ोन आ रहे थे, इतने फ़ोन आ रहे, विभाग से आ रहे थे, स्काउटिंग से भी आ रहे थे, अदर एनजीओ के भी आ रहे थे। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि भाई सक्सेस होने के बाद में इतनी खुशियाँ मिलती है क्या, क्योंकि पहले मैंने खुशियाँ देखी नहीं थी, इतना प्यार देखा नहीं था। कि प्यार एक ही चीज़ देखा था कि शादी होने के बाद में प्यार हो गया, ये चीज़ परिभाषा थी। अब पता चला प्यार, स्नेह, लाड ये क्या होता है। अब मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि भाई अपन को कुछ पाना है। ये तो देखो, ये रिजल्ट इतना था कि मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, तो हमारे विभाग वाले सौरभ जी स्वामी, डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा के, उन्होंने बोला कि गीता तो सहज सहज घूम रही है। इससे बोला, भाईचारे से बोला कि सहज सहज घूम रही है, आपको पता नहीं आपका इंटरव्यू है। तो सर मैं इंटरव्यू है और क्या है, तो मैं दे दूंगी इंटरव्यू। बाकी वाले तो रिहर्सल हो रही थी, एक दिन पूरा दिन उनके पसीने छूट जाते थे। जबकि जो प्रोफाइल आई थी ना वो नवोदय स्कूल की थी, सैनिक स्कूल की थी और मॉडल स्कूल की थी।
तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड चले थे। उन्होंने पहले तो उन लोगों को देखती कहा कि अपना तो यहाँ नंबर लगना है नहीं, क्यों लोग लॉकडाउन में परेशान हो रही है, खाने पीने रहने की व्यवस्था। मैंने कहा भाई अपन इतनी दूरी चल के आए, मैं इनसे कुछ सीखूंगी तो आगे आगे आने वाले समय में और अप्लाई करूंगी। तो ऐसा करके मेरा इंटरव्यू पास हुआ। मैंने इंटरव्यू स्टेट का जयपुर शिक्षा संकुल परिषद में मंथन भवन में हुआ और नेशनल का मेरा बीकानेर में हुआ। ऐसे करके मेरी जर्नी हुई। और देखो, खुद पर विश्वास होना चाहिए और भगवान के बीच पर पूरा भरोसा होना चाहिए। कोई एक काम अपन गलत होता ना तो कहता कि भगवान है ही नहीं, भगवान होता है, भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और मैं तो खुद पर भरोसा, भगवान पर भरोसा, कदम भरो, छोटे भरो और भरते रहो। छलांगे लगाने से मंजिल प्राप्त नहीं होती है। और मैं श्रोता से यही कहना चाहूंगी, ये तो मेरे को नॉर्मल लगा है, क्योंकि मैं आज ही ये कर रही थी इंटरव्यू में, और 5 साल पहले भी मैं ये कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि भाई ऐसा कुछ होता है। अब तो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, करना तो बाकी है, मंजिल तो बाकी है। इतना मतलब मान सम्मान मिलने के अकॉर्डिंग तो मैंने कुछ नहीं किया है। तुलना करती हूँ तो और मेरा सपने और भी है। मैं अभी राजस्थान का नाम किया है। मैं तो शिक्षा विभाग में भारत का नाम इंटरनेशनल तक करने की और सोच रही हूँ कि इतना लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूँ। थैंक यू सर। भारत का नाम इंटरनेशनल स्तर पे करने की ख्वाहिश और निरंतर चलते रहने की प्रेरणा है। गीता जी, अब है तो वही गीता जी, लेकिन लोगों की नज़र में वो गीता जी नहीं है। अब लोगों की नज़रें आपके प्रति बहुत जिम्मेदारी के भाव से देखेगी। तो जो पुरस्कार मिलने से या चयन होने से पहले की गीता जी और बाद की गीता जी के सपने हैं, उनमें कितना बदलाव हुआ है? ऐसे क्या और सपने हैं कि वो आप और पूरा करना चाहते हैं जो आगे के आपके हैं? जी, जो चयन होने से पहले मेरे जो गाइडेंस का रास्ते थे ना, पूरे गेट बंद थे। जैसे सिलेक्शन हुआ ना तो मेरे चारों दिशाओं के वो मार्गदर्शक के रूप में पूरे रास्ते खुल गए। सभी से फोन आ रहे हैं। तो मैंने उनको ये रिक्वेस्ट डाल रही हूँ, सर मुझे आपकी कांग्रेचुलेसन स्वीकार है और आप एक मार्गदर्शक के रूप में पेश होए ताकि मैं और कुछ करना चाहूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले गीता जी अपने गांव तक सीमित थी, जिले तक सीमित थी, आज मैं स्टेट तक हूँ। ये मेरा थोड़ा सा अंतर है। जी बिल्कुल। अभी हमने दर्शकों से प्रश्न की बात की थी। एक अशोक चौधरी हैं, उनका प्रश्न आया है आपके लिए। उनका प्रश्न ये है कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, लेकिन समाज में फैली कुरीतियां जैसे दहेज है, मृत्यु भोज है, बाल विवाह, बहुत घिनौने अपराध, ये जो अपराध हैं, हो सकता है कि आप भी कहीं न कहीं रूबरू हुए होंगे। इनको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं या हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप जी हाँ, कोई भी काम करना है ना तो पहले अपन किसी और के सामने अंगुली करती है, ना कि एक अंगुली सामने वालों को करती है तो 4 अंगुली अपने सामने रहती है। कोई सक्सेस के काम करना शुरुआत खुद से करनी है। कहते हैं प्रताड़ित है तो अपने बच्चों को अपन खुद कहते हैं भाई मोबाइल मत देखो, और बाहर जाने से भी इनकार करते। अपन भाई के घर बच्चों को नहीं भेज रहे, पहले अपने खुद को बच्चों को अपन बाहर भेजेंगे, करेंगे, उनके साथ में अपन उनकी जो सपने हैं ना उनको नहीं दबाएंगे। एक चीज़ और है कि भाई एक बच्ची जैसे सिटी वाली सक्सेस हो गई है तो अपन उनका एग्जाम्पल लेके अपने बच्चों पर डाल देते हैं कि देखो कि वो तो हो गए, आप कुछ नहीं करे, जबकि उनको वो फैसिलिटी मिलती है। वो क्या अपने घर में पहले अपन बच्चों को दे पाते हैं क्या? मैं भी इंटरव्यू देने गई थी, तब मेरे भी हस्बैंड ने कहा तो वो तो बहुत स्मार्ट है, वो वेशभूषा है, आपके पास तो गाँव जैसी है। तो मेरे भी माइंड में आया तो मेरे को भी अच्छे से बना लेती तो मैं भी आज उस हिसाब से होती थी। और अत्याचार एक से नहीं होता है, ना कि महिला से होता है, जेंट्स से अपन कहते हैं कि जेंट्स से कोई ऐसा नहीं है। दोनों का मिलन नहीं होता, आपस में नहीं होता है ना, तो कोई अत्याचार नहीं होता है। अपन कहते हैं भाई जेंट्स लोगों ने ऐसा किया या भाई पर हाथ उठाते, लड़कों पर हाथ, बुरे कोई नहीं होते हैं तो दोनों ही होते, नहीं तो दोनों एक ही नहीं होते हैं। तो ये कुर्तियाँ तो अपन खुद को समझनी पड़ेगी, शुरुआत अपने से करना पड़ेगा। अब कहते हैं ना, आप भला तो जग भला। जी सर। बिल्कुल। जीवन है वो कभी एक पक्षीय नहीं होता है, और जीवन अच्छा तभी चलता है जब दोनों पक्ष बराबर हो, और जिम्मेदारी भी उतनी दोनों पक्षों की है। जितनी भी कुरीतियां हैं शुरुआत खुद से करनी होगी। यही समाज के लिए मैसेज है गीता जी का। एक प्यारा सा मैसेज उन बच्चियों का जो या तो अभी देख रही है
या फिर कभी देखेगी कि उन बच्चियों को आप क्या कहना चाहती हैं जो कि इस थार के मरुस्थल में है और पहले कभी पढ़ाइयाँ छोड़ देती थी, अब नहीं छोड़ती है, अब तो लगभग लगभग सब बच्चियां पढ़ती हैं, लेकिन उनको और क्या सोचना चाहिए? हाँ मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चियाँ कक्षा 1 से शुरू होती है, कॉलेज तक जाती है, तो जो जहाँ जाए अपनी संस्कृति को, संस्कारों को और नैतिकता को ना भूले। चाहे देश जाओ विदेश जाओ, पर अपने कल्चर को ना भूले और अपनी वेशभूषा को ना भूले, अपने खान पान को ना भूले, अपने गाँव को ना भूले, अपने समाज को ना भूले। ऐसा नहीं है कि मैं आज विदेश चली गई, अब मेरे पीछे कोई है ही नहीं, सब पीछे है, वापस अपन को वहीं आना है। और जिसके साथ में जाओ, कंधे में कंधा मिला के अपन आगे बढ़ो, तब तो है सक्सेस। एक दूसरे के जब हाथ नहीं खींचेंगे, हाथ खींचोगे तो आप मंजिल पा जाओगे, और टांग खींचने में रहोगे तो आप जितना वो झुकेगा उतना दुगना आपको झुकना पड़ेगा। तो बस जिसके साथ में रहो, अच्छे से रहो, कंधे में कंधा मिलाकर काम करो। हर जॉब में लड़कियां भी काम करती हैं, लड़का भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में कोई लड़का है नहीं, ये लड़कियां हैं और इसके हिसाब से अपने में वो हो रहा है। ऐसा कुछ ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें खाली लड़कियां हैं। अब हर जगह दोनों ही काम कर रही है। जी बिल्कुल, ताली दोनों हाथों से बजनी है और बजानी ही चाहिए, यही संदेश। आखिर में एक सवाल, वो सवाल ये कि आपके जीवन की ऐसी कोई घटना जो कि आप चाहती है कि वो बदल जाए, वो नहीं हुआ होता ऐसा कुछ? हाँ, ऐसी तो वैसे तो घटना भरा जीवन था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो घटना है नहीं, मैं ऐसी स्पेशल गिना दूं, बस ये एक यही होता है, आज भी हो रहा है, पक्षपात वाला। घर में अभी भी बहू को बहू के एंगल से देख रही है, जबकि बहू एक ही, वो भी बहू अपनी भी बेटी किसी के घर में बहू बन के जाती है, और आने वाली कोई भी बेटी अपने घर में भी बहू बनकर आती है। तो वो अभी तक थोड़ा सा गाँव में ज़्यादातर तो नहीं है, फिर भी है। वो अपने पूर्ण रूप से ऐसा नहीं होगा कि मैं एक बेटी दे के बेटी लाई हूँ, वो नहीं होता। ये होना थोड़ा सा हो जाए ना, तो ये महिलाओं का थोड़ा सा प्रताड़ित वाला है ना। गाँव में ज़्यादातर जिस एरिया में मैं रह रही हूँ ना, उसमें ये ताने सुनने मिलता है। वो इतना नहीं सोच रही ये मेरे बेटे के घर की है, भाई सदस्य है, वो नहीं सोचते। अब अभी तक बहू को बहू के एंगल से देख रही है, ये नहीं होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये थी गीता जी, जो समाज से यही निवेदन कर रही थी कि सबको बेटी की तरह मान सम्मान दें और बेटी की तरह ही आगे बढ़ाएं। आज वापस हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले आभार व्यक्त कर रहे हैं सीओ साहब योगेंद्र सिंह जी का कि आपने समय निकाला और आपके मार्गदर्शन में गीता जी, और न सिर्फ गीता जी बल्कि ये पूरा बाड़मेर क्षेत्र बहुत अच्छा कर पाए। गीता जी, आपका बहुत आभार, और पुनः पूरे थार प्रदेश की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। आप न सिर्फ शिक्षक समुदाय की बल्कि सारी महिलाओं की, और महिलाओं के साथ साथ उन सब लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं जो कि अपनी ही धुन में इस समाज को बदलने के लिए या इस समाज को आगे बढ़ाकर बेहतर भारत के लिए काम कर रहे हैं। उन सब की प्रेरणा स्रोत हैं। आपने कीमती वक्त निकाला, इसलिए आपका बहुत आभार। और जितने सारे लोग हमसे जुड़े और देखें, आपके पड़ोस में इसी प्रकार की बहुत सारी गीता माली होगी, उनको हौसला दें, उनको आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में हम सब का नाम और रोशन हो। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम आज विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।